हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो सरहद पार की है, यानी कि पाकिस्तान के लाहौर की। किस तरह पुलिस को एक गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के लिए पूरे शहर को 2 दिन तक अंधेरे में रखना पड़ा। तो कहानी कुछ इस तरह की है। लाहौर का एक एरिया है, जगह है, जहाँ जहाँ का नाम है इस्लामिक पार्क। वहाँ एक परिवार रहता था। जो परिवार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। और वो ना ज़्यादा मालदार थे और ना कुछ ज़्यादा गरीब थे। मिडिल क्लास फैमिली थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो जो ये मोहम्मद शरीफ था वो उनका बड़ा बेटा था, और मोहम्मद शरीफ का ही एक छोटा भाई था। तो एक दिन लाहौर के अंदर मेला लगता है, जैसे अमूमन आमतौर पर लगता है। वो दोनों भाई मेला देखने जाते हैं। तो वहाँ जो ऑलरेडी पहले से ही लोग मेला देखने आए हुए थे, उनसे किसी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है। वो कहासुनी इतनी हो जाती है कि वो जो दूसरे ग्रुप वाले लोग होते हैं वो मोहम्मद शरीफ के छोटे भाई का कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। अब उसको ये बात बहुत चुभती है कि मेरे आंखों के सामने ही मेरे भाई का मर्डर कर दिया। तो वो इस बात को इतना सीरियसली ले लेता है कि वो जिसका कत्ल जो जो ग्रुप वाले उसके भाई का कत्ल करते हैं, वो उनको 8 दिन तक ढूंढता लगातार। और 8 दिन के बाद ढूंढने के बाद वो 9वें दिन उनको मिल जाता है। फैजान को मिल जाते हैं वो ग्रुप वाले। तो उसमें से वो एक का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के दौरान वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर वहाँ की अमूमन पब्लिक होती है और वो पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस को पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है। जेल में रहने के दौरान ही उसे कुछ टाइम बाद पता लगता है कि भाई जिसका मैंने कत्ल करा वो तो केवल एक मोहरा है, असली जो कातिल था वो तो आज़ाद घूम रहा है। तो वो ये ठान लेता है कि मुझे उसका भी कत्ल करना है बाहर निकलने के बाद। तो वो कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ से रिहा हो जाता है। रिहा होने के बाद जब उसे पता लगता है कि वहीं पर कुछ दूरी पर एक दूसरा गैंगस्टर है जो उसको तलाश थी, जो उसके भाई के मर्डर करने में मेन आरोपी था। उसका उसका नाम था शरीफ सोकर वाला। तो वो और उसे पता लगा, उसके बारे में वो इंक्वायरी जुटाता है कि भाई ये किस तरह का गैंगस्टर है, क्या है। तो पता लगता है वहाँ के जो उस वक्त के जो गवर्नर रह चुके थे, पॉलिटिशियन, वो उनके लिए काम करता है। जैसे कि गवर्नर के खिलाफ कभी पब्लिक धरना प्रदर्शन करें या अपोजिशन वाले कभी धरना प्रदर्शन करें, तो वो उनको काम देखता था। उन गवर्नर साहब का काम देखता था, उसका यही काम था। कहाँ तक तो यहाँ भी जाता है कि वो शरीफ सोकर वाला वो छोटा गवर्नर था। कहाँ तक तो यहाँ तक भी जाता है। उसके बाद कोई बात नहीं, वो जब जेल से छुट के आता है मोहम्मद शरीफ, तो वो देखता है कि अब उसका बिल्कुल माहौल बदल जाता है। और वो वहाँ पर कुछ मोहल्ले के कुछ 4-6 लड़के साथ में लेके छोटी मोटी चोरियाँ करनी, डकैती करनी, लोगों को डराना धमकाना, ये काम शुरू कर देता है। काम शुरू करने के बाद सब कुछ इसी तरह चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। और बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर ही एक बकरा मंडी लगती है। ये बात है लगभग 1954 की। तो बकरा मंडी लगती है, तो वहाँ बकरा जो मंडी लगती है, बड़ी तादाद में बड़ी मंडी होती है वो। तो वहाँ जाके लोगों से डराता धमका के और उनसे कहता जितने भी बकरे बिकेंगे उन पर बकरा 1 रुपया मैं लूंगा, मतलब कि एक तरह से टैक्स के रूप में। कोई बात नहीं, वो 1 रुपया उसे मिलता रहा और इसी तरह वो एक बड़ा दिन पे दिन इतना बड़ा नाम बन गया कि पूरे लाहौर के अंदर कहते हैं कि उसके नाम का टैक्स चलने लगा। उसका बाद में नाम जो पड़ा बदमाशी में, गैंगस्टर में, वो पड़ा जग्गा गुजर। तो वो इसी तरह चलता रहा और उसकी अपनी पुलिस में भी अपनी सेटिंग थी वहाँ, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। और सब कुछ इस तरह चलता रहा। चलने के दौरान लाहौर के बाहर के एक अफसर होते हैं, पुलिस अफसर, उनका लाहौर में डिप्टी कमिश्नर पर उनकी ज्वाइनिंग होती है। और जब वो ज्वाइनिंग लेने के लिए एक दिन आ रहे होते हैं, तो अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और रास्ते में एक फ्रूट वाले की दुकान पड़ती है। वो सोचते हैं कि भाई चलो कुछ फ्रूट ले लिए जाएं। तो जब वो दुकान पर रुकते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो इतने में देखते हैं कि एक गाड़ी पीछे से बहुत स्पीड के साथ आ रही है और एकदम रुकती है। और उसमें एक आदमी आगे बैठा हुआ होता है, वो भी उतरता है, पीछे 3-4 बंदे बैठे होते हैं,
वो भी उतरते हैं और वो फ्रूट वाले की दुकान पे से 3-4 पेटियां, कुछ जूस कुछ शरबत लेके अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद अब वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं वही सोचते हैं कि ये आखिर ऐसा कौन था जो भाई फ्रूट वाले ने मेरे को भी नहीं देखा और सबसे पहले इसे फ्रूट दिया और इनने पैसे भी नहीं दिए। वो बड़े चौंकते हैं इस बात को लेकर और वो फ्रूट वाले से पूछते हैं कि भाई ये कौन है जो तुमने इससे पैसे भी नहीं लिए और ये इतनी जल्दी आए कि तुमने मुझे भी फ्रूट नहीं दिए, पहले इसे फ्रूट दिए और ये खुद ही लेके चले गए, पैसे भी नहीं दिए। तो फ्रूट वाला कमिश्नर साहब को बोलता है कि शायद लगता है साहब आप इस शहर में नए हो, आप जानते नहीं हो कौन है ये। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। कहते हैं ये इस शहर के एक तरह से हुकूमत इनकी लाहौर शहर में इनकी हुकूमत चलती है। कि कौन है ये? कि ये बहुत बड़े गैंगस्टर जग्गा गुजर है। वो कहते हैं ठीक है। तो वो वहां से फ्रूट वाले से ही कहते हैं कि भाई यहाँ के जो पास में कोई थाना पड़ता है तो मुझे उसकी जगह का एड्रेस बताओ। तो बताते हैं आगे चल के थोड़ा सा दूरी पर ही एक मोजान करके रेलवे पुलिस स्टेशन है। वो कहते हैं ठीक है। वो वहां जाते हैं पुलिस स्टेशन पे और जाके वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वहां जाके बात करते हैं। तो वहां उनकी मुलाकात एसएचओ से होती है। तो एसएचओ से बात करते हैं कि भाई ये जग्गा गुजर कौन है। वो कहता है सर कौन है, कोई भी नहीं है। वो फिर पूरी कहानी बताते हैं कि मैं फ्रूट वाले के यहाँ रुका और किस तरह से कुछ लोग आए और वो फ्रूट की पेटियां उठा के ले गए फ्री में। तो वो एसएचओ मना कर देता है, कहता है नहीं जी यहाँ कोई इस तरह का तो कोई गैंगस्टर है नहीं। वो जो बार बार एसएचओ डिप्टी कमिश्नर साहब को समझाता है और कमिश्नर साहब समझते नहीं है। तो वो उसके बाद वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, फ्रूट वाले के चलते हैं। तो वो फ्रूट वाले के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब चल देते हैं, साथ में 3-4 पुलिस वाले और चले जाते हैं। जब फ्रूट वाला देखता है कि ये साहब तो अभी आए थे और ये साथ में पुलिस की वर्दी में 4-5 पुलिस वाले हैं, ये कौन है। वो फ्रूट वाले से पूछते हैं कि भाई अभी ऐसे बात है, ये तुम्हारे पास कुछ लोग आए थे और वो फ्री में पेटियां उठा के ले गए फ्रूट की, वो कौन थे और तुम बता रहे हो कि कोई जग्गा गुजर है। तो वो समझ जाता है फ्रूट वाला कि कुछ कहानी है। तो वो कहता सर ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और आपकी गलत फहमी है। वो इस तरह वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, एक ओहदेदार होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो वो समझ जाते हैं कि कुछ दाल में काला है। वो वहां से चले जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है। फिर वो जाते हैं वहां से सीधे एसएसपी के घर ऑफिस और एसएसपी से मुलाकात करते हैं और एसएसपी से बात करते हैं और बात करके कहते हैं कि भाई ये मैंने सुना है मेरे साथ ये फ्रूट वाली दुकान पर ऐसी इस तरह की घटना हुई, ये क्या कहानी है। तो वो बताता है कि जग्गा गुजर की कहानी सारी बताते। तो एसएसपी भी जानते हैं कि सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि ना करने की वजह क्या है कि एक तरह से शहर में इसी की हुकूमत चलती है। कि वो क्यों, कि वो यूं कि कुछ पॉलिटिशियन का भी हाथ है और कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। कहते हैं भाई इस तरह तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो एसएसपी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब बात कर रहे होते हैं। तो बात करने के दौरान ही वो तय करते हैं कि इसका एनकाउंटर करा जाए। एनकाउंटर करने की बात होती है, फिर वहां से बात खत्म हो जाती है। तो जैसे जग्गा गुजर के पुलिस में अपने भी बंदे होते हैं जो उनको पैसे खिलाते हैं, जो होता है ना पुलिस वाले पैरोल पर पलते हैं, एक तरह से बार बार ये बात आती है, सुना होगा आपने। तो ये बात जग्गा गुजर तक पहुंचती है कि भाई मेरे एनकाउंटर की बात चल रही है। वो उसके बाद वहां से वो जग्गा गुजर अगले दिन एसएसपी ऑफिस में आता है और अपनी एक पर्ची भेजता है कि भाई मैं ऐसे साहब से मिलना चाहता हूँ। एसएसपी साहब समझ जाते हैं कि इसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। तो वो जग्गा गुजर से मिलते हैं। जग्गा गुजर कहता है सर मैंने तो ये काम बंद कर दिए, आप मेरा एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे हो, कैसे, मैंने तो ये काम बंद कर दिए। तो एसएसपी साहब कहते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसे इस तरह का आश्वासन देते कि हम तेरा एनकाउंटर नहीं करेंगे, ये भी बात नहीं, वो जवान नहीं देते। वहां से जग्गा गुजर चला जाता है और अपने गैंग वालों से बात करता है कि भाई ऐसे बात है, बड़े अफसर आए हैं डिप्टी कमिश्नर साहब और ऐसे बात है, एनकाउंटर करने की बात हो रही है, तो क्या करा जाए। तो पूरे गिरोह मिलकर ये तय करता है कि हम यहाँ से लाहौर को छोड़ देते हैं और एक सुरक्षित जगह चले जाते हैं। तो वो सुरक्षित जगह जो ढूंढते हैं वो उन्हें मिलती है पाकिस्तान अधिकृत पीओके मिलता है। उस टाइम नया नया पीओके अलग हुआ था, पीओके बना था उस टाइम पर। वो वहां जाके रहने लगते हैं। अब रहते रहते फिर कुछ टाइम हो जाता है, एसएसपी साहब भी सोचते हैं और वहीं बैठ के वो अपनी पूरी रंगदारी, अपनी हफ्ता वसूलना और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर अपनी बदमाशी चला रहा था। तो एसएसपी साहब सोचते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब सोचते हैं कि भाई इसे किस तरह से लाहौर में लाया जाए। तो प्लान बनाते हैं कि लाहौर के अंदर जहाँ वो रहता था उसकी माँ रहती है,
और सुना है कि वो माँ से बड़ी मोहब्बत करता है, माँ से रेगुलर मिलना भी चाहता है और मिलता भी है। तो क्यों ना इसको यहाँ किसी बहाने यहाँ बुलाया जाए और फिर उसका एनकाउंटर करा जाए। तो फिर वो बुलाते हैं। तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर क्या हर जगह के लगभग यही होता है कि भाई 4 घंटे की बिजली कटौती हो जाती है, पूरे पूरे दिन बिजली कटौती हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे जब बिजली कटौती होती थी, ब्लैकआउट होता था, तो वो पहले पेपर में पर्चों के माध्यम से इश्तिहार देते थे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पानी वगैरह भर के रख लें, अपनी बिजली का जो काम है वो कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद वो एक डेट तय करते हैं और डेट को तय करने के बाद उसमें 2 दिन का ब्लैकआउट घोषित कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे काम है बिजली के वो निपटा लें ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये बात वो बड़े जोर शोर से टेलीविजन के माध्यम से और अपने पेपर के माध्यम से, इश्तिहार के माध्यम से दूर दूर तक ये बात फैल जाती है कि इस जगह लाहौर के अंदर 2 दिन तक ब्लैकआउट है। और वो ये बात जग्गा गुजर तक भी पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो 2 दिन का ब्लैकआउट का दिन आ जाता है। एक दिन तो पूरा शहर बिजली अंधेरे में डूबा रहता है, मगर वो पुलिस अपनी सादी वर्दी में अपने मुखबिरों के साथ वहां उसके घर के आसपास अपना पहरा देती है, मगर वो नहीं आता। तो एक दिन तो गुजर जाता है। एसएसपी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि हमने ये गलत निर्णय कर लिया हो, लोगों को परेशानी हो रही है हमारी वजह से। मगर आखिरकार जब दूसरा दिन होता है तो जग्गा गुजर अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और मुखबिर सूचना देता है कि वो ऐसे से आ गया और पुलिस वाले भी सादी वर्दी में ऑलरेडी वहां होते हैं। तो वो जग्गा गुजर को देख के उससे कहते हैं कि भाई तो सरेंडर कर दे, मगर वो सरेंडर नहीं करता। वो अपनी पिस्टल से फायरिंग कर देता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और वो मारा जाता है। जिस वक्त वो उसे मारता है उस वक्त जग्गा गुजर के साथ उसका भतीजा भी होता है। और मारने के बाद उसको अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हमने इसे मार तो दिया, मगर लोगों के दिलों में जो इसकी दहशत है, एक तरह से जग्गा टैग जाता है, उसको कैसे खत्म करा जाए। तो वो ये प्लान बनाते हैं, ये तैयारी करते हैं कि भाई इसकी बॉडी को एक सड़क पे, एक चौक पे रखते हैं और लोगों को कहते हैं कि आगे देखो जग्गा गुजर मारा गया। लोग आएंगे और इस तरह से लोगों के दिल में से वहम निकल जाएगा, डर निकल जाएगा। तो वो इसी तरह करते हैं। अगले दिन उसकी बॉडी को एक बीच चौराहे पर रखते हैं और लोग आते हैं। कहते हैं उस टाइम पे भी लाखों लोग उसे देखने आए थे और देखने के बाद लोगों के दिलों में से इस तरह से उसका खौफ निकल जाता है। और निकल जाने के बाद फिर उसके घर वालों को उसका शरीर सौंप देते हैं, उसकी शव को सौंप देते हैं और वो उसका सब दफना देते हैं और जो भी कार्य होते हैं वो पूरे करते हैं। उसके बाद पुलिस की जो इस एनकाउंटर में जो पुलिस की टीम जो शामिल थी, उनको सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है और प्रमोशन भी किया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर साहब उसके बाद बड़े बड़े पदों पे भी रहे। और जो टीम में उस वक्त शामिल थे जो पुलिस वाले, उनको उस वक्त 300 रुपये का इनाम दिया गया, 300 रुपये का उस जमाने में। उसके बाद वो एसएसपी साहब का प्रमोशन हो गया, डिप्टी कमिश्नर साहब का प्रमोशन हो गया। फिर कहा तो ये भी जाता है जब बाद में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने नवाज शरीफ को जेल भेजा। तो नवाज शरीफ को जेल भेजने के दौरान जो हथकड़ी लगाने वाले ऑफिसर थे वो यही थे, जिनका नाम था रहमान खान। उनका नाम था रहमान खान, हबीबुर रहमान खान उनका नाम था। उन्होंने ही नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई थी। और उसके बाद ये उनकी हबीबुर रहमान साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, ये उनकी कहानी है। और इस तरह से एक गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। तो ये थी कहानी सरहद पार पाकिस्तान की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और जो गलतियां हुई हो या आपको पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।